नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत ने G20 देशों की अध्यक्षता औपचारिक रूप से की ग्रहण। देश को विश्व मंच पर मिली प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने लखनऊ में साफ सफाई एवं कूड़ा स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की। प्रदेश के 750 नगर निकायों में 75 घंटे का चलेगा स्वच्छता अभियान। काशी तमिल संगमम में शामिल होने आए तमिलनाडु के दल का प्रयागराज में किया गया भव्य स्वागत। दल ने कहा, दक्षिण की संस्कृति को काशी की संस्कृति से जोड़ने का ये है बहुत अच्छा प्रयास। और विश्व एड्स दिवस पर लखनऊ में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोगों को जागरूकता के साथ एड्स पीड़ित मरीजों के साथ भेदभाव न करने का दिया गया संदेश। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाल ली है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिसमें देश को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिली है। इस संबंध में करीब 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की उपलब्धियों और प्रगति की प्रस्तुति पेश की जाएगी। भारत अपनी अध्यक्षता में अगले साल G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के विधिवत अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ रोशनी की जाएगी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। भारत को G20 की अध्यक्षता संभालने से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि G20 दुनिया के वित्तीय, आर्थिक और विकास चुनौतियों को संबोधित करने के लिए समर्पित प्रमुख समूह है। इस कठिन समय में महत्वपूर्ण है कि विश्व के नेता सही मुद्दों पर ध्यान दें, जो विशेष रूप से दुनिया के अधिक कमजोर वर्गों को प्रभावित करते हैं। India's example is of increasing relevance to the rest of the world. Whether it is our last mile delivery done using digital platforms, a way of responding to the COVID and other public health challenges, or indeed the transformation in green and clean energy that we have seen in the last few years. There are very good reasons why today the world is taking a much deeper interest in us. The G20 presidency offers an opportunity to share our story with others. And it is also a time when we must become the voice of the global South that is otherwise underrepresented in such forums. Countries of Asia, Africa, and Latin America trust India to speak up for them. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत ने आज G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इस अवसर पर मैं वासुदेव कुटुंबकम थीम के तहत एक सफल अध्यक्षता के लिए देश को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। अतिथि देवो भव की सम्मानित परंपरा में मैं भारत में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर दैनिक समाचार पत्रों में एक लेख लिखा है। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में कहा कि G20 की पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने, विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। अब जबकि भारत ने इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है, मैं खुद से पूछता हूं, क्या G20 अभी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में बदलाव लाने की पहल कर सकते हैं? मेरा विश्वास है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। पूरे इतिहास के दौरान मानवता के स्वरूप में एक प्रकार की कमी दिखी। हम सीमित संसाधनों से लड़े,
क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। दुर्भाग्य से हम आज भी उसी मानसिकता में अटके हुए हैं। हम इसे तब देखते हैं जब विभिन्न देश क्षेत्र या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं। समाचार भी और भी हैं, लेते हैं एक विराम। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिलने से एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि G20 समूह के देश के लोगों को यहां के बारे में तमाम जानकारियां भी मिलेंगी। पूरे देश के लिए ये विषय उत्साह का विषय है। आप कह सकते हैं कि गौरवान्वित होने का क्षण है कि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में G20 समिट की प्रेसिडेंसी मिली है। कोविड में जैसे हमने अपने आप को संभाला और जिस तरह से दुनिया को भी सहायता की वैक्सीन्स के मामले में, और जिस तरह से हम अपने आप को इस इकोनॉमिक स्ट्रगल में जो आज ऐसा दिखाई पड़ रहा है उसमें भी अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, तो ये सारे विषयों को देख के उनको बाहर में भी लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इंडिया कुछ कर सकता है। G20 देशों के संगठन की भारत को अध्यक्षता किए जाने का अवसर मिलने पर आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। कुलपति ने बताया कि G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन में जितने भी विकसित और विकासशील देश भाग लेंगे उन सभी देशों की समस्याओं पर भारत में मंथन किया जाएगा और निश्चित ही उनका निष्कर्ष भी निकलेगा। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन से भारत देश की विश्व गुरु की परिकल्पना पूरी होती नजर आ रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि G20 देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे। ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इससे भारत की धरोहर और संस्कृति को भी पहचान मिलेगी। ये भारत के लिए गर्व की बात है। G20 की अध्यक्षता मिलना भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और पूरे भारतवर्ष की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पूर्व के कई प्रधानमंत्री भी इसके लिए प्रयास करते रहे होंगे, लेकिन हमको ये भारतवर्ष को आज ये अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। ये प्रत्येक भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम जितने भी विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, उन सभी देशों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भारत में चर्चा करेंगे उसके ऊपर और कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो ये जो पूरी ही आप कह दीजिए कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है आज पूरे विश्व में, उसके ऊपर भारत को मध्यस्थता करने का मौका मिलेगा। तो भारतवर्ष के लिए वास्तव में ये बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट आप इसको कहिए कि ये जो विश्व गुरु की जो परिकल्पना थी और जो मोटो भी है G20 का भारत का, वो है वसुधैव कुटुंबकम। वो भावना के साथ जब पूरे विश्व में भारत अपने बातों को कहे। भारत में हो रहे G20 सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि बहुत ही अच्छा मौका है कि G20 का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है। G20 सम्मेलन होने से सारे देशों के लीडर्स भारत में आएंगे। शिक्षा के साथ साथ अन्य फील्ड के आएंगे और विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। क्या हम उनसे ले सकते हैं और क्या हम उनको दे सकते हैं, और उनके आने से बहुत से फायदे होंगे। इसके लिए कुलपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में सारे महत्वपूर्ण देश भाग लेंगे और इसका प्रतिनिधित्व भारत करेगा। ये भारत के लिए गर्व की बात है और इसका उपयोग करके देश में एजुकेशन के साथ साथ उद्योग जगत में काफी फायदा होगा। सम्मेलन के होने से यही है कि इसमें जैसे सारे कंट्रीज के
जो लीडर्स हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे फाइनेंस के हैं, एजुकेशन के हैं। हमारा कंसर्न, ये मीटिंग एजुकेशन से कंसर्न थी आज। एजुकेशन में कैसे यूनिवर्सिटीज़ कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो एजुकेशन के अच्छे प्लेयर्स सारे आएंगे, वाइस चांसलर्स आएंगे और वो उसके साथ साथ उनके प्रेसिडेंट्स आएंगे यूनिवर्सिटीज़ के, और उसके बिजनेस मैनेजर्स आएंगे एजुकेशन के। तो उनसे चर्चा होगी, क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या हम उनसे ले सकते हैं और उनको क्या दे सकते हैं। तो वो आने से ये फ़ायदा हो। G20 जिसमें बड़े इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, अमेरिका भी है, सारे इम्पोर्टेंट कंट्री हैं, उनकी लीडरशिप भारतवर्ष के पास आई है। तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है, और गर्व से ज़्यादा इसको उपयोग करने की बात है, जिसको हम सीरियसली इसको अपने एजेंडा में ले रहे हैं। डे टू, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, सबके डे टू डे उसमें लेके इससे बेनिफिट होने की भी बात कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि G20 कैसे, जो G20 में जो देश हैं वो कैसे बेनिफिट होंगे, उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। तो ये सर्टनली बहुत ही समाचारों अभी और भी हैं, लेते हैं एक और विराम। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गीडा के 33वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। इस अवसर पर 504 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री की करीब 260 करोड़ रुपए की लागत वाली 49 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल कर रही है। बंद उद्योगों को शुरू किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गति के कारण नए निवेश आ रहे हैं। पूर्वांचल अपराध के कारण नहीं, विकास के कारण जाना जाएगा। लोगों को सरकार सुरक्षा की गारंटी दे रही है। उसका लाभ युवाओं को मिलेगा। जो लोग दूसरे शहरों में काम करने जाते थे तो उन्हें अब गोरखपुर में ही काम मिलेगा। यहां पर जिस प्रकार का निवेश हो रहा है, उस प्रकार के निवेशकों की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट के अच्छे सेंटर की स्थापना भी करना, जो लोकल नौजवानों को उसमें प्रशिक्षित कर सके और फिर स्थानीय स्तर पर ही उन नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा के साथ हम जोड़ सके। आखिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर क्यों जाएगा? जनपद में या उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में लग रही है तो उसको वहीं पे नौकरी और रोजगार की सुविधा मिलेगी, तो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार मेरे पास एप्लीकेशन आती है कि उनके परिवार का कोई सदस्य कहीं गल्फ में गया है, वहां पे फंस गया है, वहां पर उसके साथ अमानवीय अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है, तो इसके पीछे कारण है। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। हमने पहले दिन तय कर लिया था कि औद्योगिक विकास या किसी भी प्रकार के विकास के साथ साथ निवेश के सबसे बड़े दुश्मन अपराधी और अपराधियों के संरक्षण दाता होते हैं। इसलिए इनके खिलाफ जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्ती के साथ हम लोगों ने कार्रवाई की। उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। लखनऊ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लोक भवन सचिवालय के C ब्लॉक में IRCTC द्वारा संचालित कैंटीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कैंटीन का निरीक्षण किया और बनाए गए उत्पादों को चखा। उन्होंने कहा कि उत्पाद बनाते समय गुणवत्ता एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमंत राव, अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज लखनऊ के जल निगम के फील्ड हॉस्टल संगम में पीलीभीत जनपद की 7 निकायों के 3 नगर पालिका परिषद तथा 4 नगर पंचायत के लिए 54 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। साथ ही सभी निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 610 लाभार्थियों में से प्रत्येक निकाय में 5 पत्रों को आवास की सांकेतिक चाबी भी प्रदान की गई। ऊर्जा मंत्री ने पीलीभीत जनपद में 220 केवी विद्युत उपकेंद्र अमरिया का भी लोकार्पण किया। इस उपकेंद्र के संचालित होने से 132 केवी उपकेंद्र पूरनपुर, रिछा एवं पीलीभीत का लोड कम होगा तथा गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। आज पीलीभीत जिले की 7 नगर निकायों, जिनमें 3 नगर पालिका परिषद थीं और 4 नगर पंचायतें थीं, उनके 54 कामों का हमने लोकार्पण किया, जिनकी कुल कीमत लगभग 9.25 करोड़ रुपए होती है। साथ ही विद्युत विभाग का, ऊर्जा विभाग का एक बहुत बड़ा काम, जो 220 केवी का स्टेशन, सब स्टेशन वहाँ बनकर के पीलीभीत में तैयार था, जिसकी लागत 168 करोड़ रुपए होती है, उसका भी आज हम लोगों ने लोकार्पण किया। इस प्रकार पीलीभीत जिले में कुल लगभग 180 करोड़ रुपए के कामों का आज लोकार्पण हुआ है और बहुत ही जनउपयोगी कार्य हैं, जिनमें सड़क का निर्माण है, एफएसटीपी का निर्माण है, विद्युत के सब स्टेशन का निर्माण है। इससे पीलीभीत जिले के लोग तो लाभान्वित होंगे ही, जो विद्युत व्यवस्था सुधरेगी उसमें बरेली जिले के भी कुछ भाग जो हैं उसमें उससे लाभान्वित होंगे। लखनऊ में नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने साफ सफाई एवं कूड़ा स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 75 जिला 75 घंटे 750 निकाय में चलेगा। उन्होंने कहा, कूड़ा स्थलों और गंदे स्थानों को साफ सुथरा बनाकर उपयोगी एवं यादगार स्थानों के रूप में विकसित करने को कहा है। 75 घंटे में प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों एवं निकायों के चिन्हित कूड़ा स्थलों को साफ सुथरा किया जाए। नगरीय निकाय आज से शुरू हुए 75 घंटे के अभियान के दौरान सड़क व खाली प्लॉटों में कचरा डालने वालों की रेकी करेंगे। जो लोग ऐसे स्थानों पर कूड़ा डालते हैं उन्हें चिन्हित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ में 700 से ज्यादा गंदे स्थान थे, जिन्हें पिछले 6 से 7 महीने में साफ सुथरा बनाकर वहां की गंदगी खत्म की गई। तो इसका प्रभाव जानवरों को भी पड़ता है। इससे समाज को उपयोग में आवे ऐसे बहुत से सामान होते हैं जो बहुत निकाले जा सकते हैं। तो कूड़ा कचरा सही समय पे निकले, गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक कचरा अलग अलग करके निकले। इस सब के साथ साथ अब हम उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपके घरों में समाज के उपयोग के लिए, गरीब वर्गों के उपयोग के लिए जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो हमारी जो नेकी की दीवार बन रही है, ऐसी जगहों पे ला करके आप छोड़ें और समाज स्वयं उसका संचालन करेगा। समाचारों में लेते हैं एक और विराम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत तमिलनाडु से चलकर प्रयागराज की पावन धरा में पहुंचने वाले तमिल तीर्थयात्री प्रयागराज स्थित स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे। स्वामी नारायण मंदिर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें अंग वस्त्रम से सुशोभित किया गया। इस मौके पर भाजपा की प्रदेश महामंत्री कविता यादव त्रिपाठी ने कहा कि दक्षिण की संस्कृति को काशी की संस्कृति से जोड़ने का ये बहुत अच्छा प्रयास है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए प्रयासों को संस्कृति की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। तमिल तीर्थयात्रियों ने प्रयागराज में हुए उनके भव्य स्वागत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि तमिल संगमम कार्यक्रम में 2 संस्कृतियों को एक करके एक दूसरे को समझने का मौका दिया जा रहा है। आज का जो ये तमिल से जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे काशी में, तो ये जो मकसद है आज स्वागत समारोह का,
वो मकसद ये है कि जो दक्षिण की संस्कृति है और जो काशी, जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, उसको जोड़ने का काम कर रही हैं हमारी सरकारें, जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी जी। बिल्कुल हम लोगों को सोच भी नहीं है, इधर का एमएलए, एमपी और डिस्ट्रिक्ट का सब लोग इतना हम लोगों को ये किया, एंजॉयमेंट किया है। और फूड बस एक भी बात नहीं बोल सकता है, इतना बढ़िया तो हम लोगों का स्वागत किया। ओके लेकर जाते हैं, बस इतना ही सोचे थे। ऐसा हर स्टेशन पर स्वागत है और हर स्टेशन पर जो हमको स्वागत करे लोग हैं ना, उनका जो गांव का फेमस फ्रूट्स और खाने पीने इतना सुविधा का हम लोग सब जना खा कर तंग हो गए। इतना लोग सब जना खुश है, बहुत अच्छा लगा। नो वर्ड्स, रू हो जाते हैं। मैं काशी विश्वनाथ कोविल को उतर कर वो स्वागत देखकर मैं रो गई। सपना में नहीं सोच सकते ऐसा स्वागत में हम जिंदगी में वापस ऐसा दिन नहीं आएगा। मैं अभी भी कहती हूँ, नो वर्ड्स। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत तमिल पर्यटकों का ग्रुप प्रयागराज संगम, काशी और अयोध्या के दौरे पर है। इसी के तहत आज प्रयागराज में तमिल पर्यटकों का बिजनेसमैन ग्रुप संगम पर पहुंचा, जहां पर प्रयागराज इलाहाबाद संसदीय सीट की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने तमिल पर्यटकों का स्वागत किया। प्रयागराज पहुंचने पर वीआईपी संगम घाट पर काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आए तमिल पर्यटकों को शॉल उड़ाकर उन पर पुष्प वर्षा की गई। प्रयागराज में हुए सम्मान समारोह पर तमिल पर्यटकों के द्वारा आभार जताया गया और कहा कि हमने पहले से सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश पहुंचने पर इस तरह से सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये यादें हम सभी को जीवन भर याद रहेंगी। देखिए, तमिलनाडु और वाराणसी खासतौर से और प्रयागराज बड़ा पुराना संबंध है। अगर संस्कृत का मुख्य केंद्र उत्तर भारत में वाराणसी था, तो तमिल जो देश की सबसे पुरातन भाषाओं में उसका केंद्र तमिलनाडु था। तमिलनाडु से स्पेशल ट्रेन आ रही हैं, 230 लोग एक बैच में होते हैं, वाराणसी जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, अयोध्या जाते हैं। और आज एक टीम आई है जिसका स्वागत प्रयागराज के सांसद के रूप में मैंने इन सबका किया है। बहुत ही उत्साही लोग हैं, बहुत प्रसन्न हैं और ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था दी है जिसमें इनको, और मैं भी कहती हूँ कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का, संवाद करने का अवसर मिला है। सबसे बढ़िया स्वागत, सबका सम्मान और सबका देखभाल, सब कुछ अच्छा है। इतना कुछ होगा तो हमें तो जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकते। We are very proud of you, Kashi Tamil Sangamam and Prime Minister Modi ji. Tamil culture and North Kashi culture, this joint is Sangamam. It's a very, very, very fantastic experience in the Yatra. We are thankful to the Madras IIT and Banaras Hindu University who arranged a very beautiful and fantastic warm welcoming program for our culture and business orientation in this program. We are very happy and very proud to see the Kashi people. काशी तमिल संगमम में सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग ने भी काशी तमिल व्यापार पाठशाला में अपना योगदान दिया। इस पर डीडी न्यूज ने खास बातचीत की संयुक्त निदेशक उद्योग से। दीनदयाल हस्तकला संकुल में एक बहुत ही बृहद आयोजन हुआ काशी तमिल संगमम के कारण। जो तमिलनाडु से उद्यमी आए थे उनके लिए काशी के उद्यमियों ने एक विशेष आयोजन किया जिसका नाम था काशी तमिल व्यापार पाठशाला। इसमें जो भूमिका रही, संयुक्त निदेशक हैं उद्योग के उमेश सिंह जी, ये यहाँ के उद्योग विभाग की भी बड़ी भूमिका रही। ये क्या भूमिका आप लोगों की रही और कैसे देखते हैं इससे क्या लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश को, काशी को? देखिए, ये आयोजन 1 महीने का है तमिल काशी संगमम के नाम से, जिसमें विभिन्न प्रकार के 12 आयोजन किए जा रहे हैं सेमिनार के रूप में। इसमें आज जो है तमिलनाडु के व्यापारी विशेष समूह का एक आयोजन था जिसमें काशी के भी व्यापारी और उद्यमी जुटे थे। और इसके पीछे मकसद यही था कि जो भी पूर्व से सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से रिश्ते रहे हैं दक्षिण भारत से,
उसमें व्यापारिक रिश्ते को भी और कैसे मजबूत किया जाए, उनकी क्या क्षमता है व्यापार में, हमारी क्या क्षमता है, एक दूसरे से दोनों पक्ष रूबरू हो और इस प्रकार व्यापारिक रिश्ते बढ़ें। उनके यहाँ किस प्रकार के उत्पादन हैं, हमारे यहाँ क्या उत्पादन है, उनका बाजार क्या है, हमारा बाजार क्या है, इन सब से परिचित कराने का एक अनूठा संगम था। ये अनूठा संगम था, वहाँ के उत्पादों के बारे में, वहाँ के व्यापार के बारे में, वहाँ के हुनर के बारे में काशी और तमिल दोनों के एक दूसरे को जान सकें और उसमें उद्योग विभाग ने भी अपना योगदान किया। कैमरा पर्सन मनोज कुमार सानी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में आज एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लोगों को जागरूकता के साथ एड्स पीड़ित मरीजों के साथ भेदभाव न करने का संदेश दिया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए, जिसमें एड्स से संबंधित जानकारियां दी गई। परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी अमृता सोनी ने कहा कि एड्स जानलेवा है, लेकिन बचाव उतना ही आसान है। जरा सी सावधानी आपकी जान बचा सकती है। देखिए, ये 1 दिसंबर को जो वर्ल्ड एड्स डे होता है, ये हम लोग मनाते हैं, इसको एक स्पेशल ओकेजन के रूप में मनाते हैं, परंतु जो हमारे कार्य हैं वो लगातार चलते रहते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो काम करते हैं और HIV एड्स और अन्य जो यौन संक्रमण रोग होते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के वर्क करते हैं। आज का जो थीम है बहुत इम्पोर्टेंट है, इक्वलाइज, समानता। आपको पता है कि एड्स कैसे फैलता है? एक जो कारण होता है वो इंजेक्टेबल से होता है। अगर कोई इस तरह का इंजेक्टेबल वगैरह लेता हो तो उससे एड्स फैलने की होती है। तो होता है, हमारे कई ग्रुप्स हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत ने G20 देशों की अध्यक्षता औपचारिक रूप से की ग्रहण। देश को विश्व मंच पर मिली प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने लखनऊ में साफ सफाई एवं कूड़ा स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की। प्रदेश के 750 नगर निकायों में 75 घंटे का चलेगा स्वच्छता अभियान। काशी तमिल संगमम में शामिल होने आए तमिलनाडु के दल का प्रयागराज में किया गया भव्य स्वागत। दल ने कहा, दक्षिण की संस्कृति को काशी की संस्कृति से जोड़ने का ये है बहुत अच्छा प्रयास। और विश्व एड्स दिवस पर लखनऊ में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोगों को जागरूकता के साथ ही एड्स पीड़ित मरीजों के साथ भेदभाव न करने का दिया गया संदेश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।